इस लेक्चर में हम वेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे और हम वेक्टर्स के लिए एक नई सिंबॉलिक लैंग्वेज को देखेंगे। और ये हम देखेंगे कि ये वेक्टर्स वही वेक्टर्स हैं जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हमने उनको एक नई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी है। और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हमें उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाएगी जो हम फिज़िक्स में अक्सर देखते हैं और ख़ासकर क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं, जहाँ पे हम कैट और ब्रा वेक्टर्स की बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि वो कैट और ब्रा वेक्टर्स असल में यही आम वेक्टर्स हैं जो हम हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ते आए हैं, लेकिन उनकी सिर्फ जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो बदल गई है। तो हम फ़िज़िक्स से ही स्टार्ट करते हैं, फ़िज़िक्स की उस डेफिनेशन से जो वेक्टर्स के लिए हम करते हैं। और उस डेफिनेशन के मुताबिक वेक्टर्स जो हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए हमें कुछ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है और कुछ डायरेक्शन चाहिए होती है। यानी वेक्टर्स ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू दे दूँ कि जो क्वांटिटीज़ सिर्फ मैग्नीट्यूड से बयान की जा सकती हैं, आपको याद होगा हम उनको स्केलर्स कहते हैं। और स्केलर्स जो हैं ये हमारे पास सिंपली नंबर्स होते हैं, क्योंकि जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो सिंपली हमारे पास नंबर्स ही आते हैं। और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो स्केलर्स हैं, फ़िज़िक्स में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैस है, टेम्परेचर है, और इसी तरह बहुत सारी और फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर कैटेगरी में आती हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है और बहुत सारी। और इसी तरह जो वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं वो भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। फ़िज़िक्स से हम उनको जानते हैं कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर है, इसी तरह टार्क जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसी बहुत सारी और क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन जो इस रिव्यू में नेक्स्ट चीज़ आती है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली हमारे पास एक वे है और एक एनालिटिक वे है। एनालिटिक वे जो है वो आपको याद होगा कि वो सिंबॉलिक वे है, जैसे हम सिंपली किसी वेक्टर को कहते हैं कि ए बी सी और डी ये वेक्टर है हमारे पास। और दूसरा जो है वो ज्योमेट्रिक वे है, जिसमें हम बाकायदा लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिव्यू टॉपिक है, ये मैं कुछ वेक्टर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले हम कॉलेज में पढ़ते आए हैं, उन्हीं को रिव्यू करने वाला हूँ। तो हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की। तो हम वेक्टर्स को, आपको याद होगा, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है। तो इन दो पॉइंट्स को जो लाइन मिलाती है वो उस लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास ओ ए के बराबर होती है। आपको याद होगा मैथमेटिक्स में हम किसी भी लाइन की लेंथ को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जो पहले पॉइंट को हमने जो नाम दिया हुआ है ओ, फिर दूसरे पॉइंट को जो नाम दिया हुआ है, और उनके ऊपर ये लाइन लगा देते हैं जो हमें लाइन की लेंथ को बता रहा होता है या पाथ लेंथ को बता रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ लेंथ बता रही है इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला है, पॉइंट ए ओ और ए के दरमियान। अगर हमने इसको वेक्टोरियल प्रॉपर्टी देनी है तो हमें इसको डायरेक्शन भी देनी होगी। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है जो लेंथ है वो ओ ए के बराबर है, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की। तो ये हमारे पास एक वेक्टर ए है जो पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ जाता है। और ये जो ए सिंबल है इसको हम कहते हैं कि ये एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है विद एन एरो, इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर की एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, जो हम पढ़ के आए हैं कॉलेज की फ़िज़िक्स में, वो ये है कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हम ये पूछना चाहते हैं कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के इक्वल कब होता है, क्या कंडीशन होती है इसके ऊपर। तो हम इनको एनालिटिकली तो ऐसे लिखते हैं जैसे ये मैंने लिख दिया है कि ये ए जो है वेक्टर, ये वेक्टर बी के इक्वल है।
लेकिन ये हमें पूरी कहानी नहीं बताता। ये पूरी कहानी इसकी ये है कि हमारे पास ये चीज़ जो है ये हमें बताती है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल होगा अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट के बराबर हो, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट के बराबर हो, और वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट वेक्टर बी के जेड कंपोनेंट के बराबर हो इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस की एग्जांपल दे दी, लेकिन आगे चल के हम 3 डायमेंशनल स्पेस को पढ़ेंगे आज के लेक्चर में या इससे आगे आने वाले लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे पास स्ट्रिक्टली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो फॉर 3D स्पेस तो हम कहते हैं कि जो दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी वो एक दूसरे के बराबर हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमने इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी की इक्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि वेक्टर ए हमारे पास यही वेक्टर है जिसकी इतनी लंबाई है, ठीक है। तो अब अगर आपने वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर बी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये मेरे पास वेक्टर बी है। और जो चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है वो ये है कि आप इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर गौर करें। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे स्टार्ट हो रहे हैं, उनके स्टार्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो इक्वालिटी की कंडीशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आती है वो ये है कि उनकी मैग्नीट्यूड यानी ये जो लाइन हमने लगाई है ये लेंथ भी उनकी सेम होनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इनकी लेंथ भी सेम है यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये सेम डायरेक्शन में है यानी जो एरो है वो भी सेम डायरेक्शन में है। उसके बाद हमने इनकी पढ़ी थी वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन को भी हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हों अगेन अब मैं उनको वेक्टर ए और बी नहीं कहता, लेट मी कॉल देम वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं और हम हासिल करना चाहते हैं वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। तो हम उनको ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास वेक्टर ए है, मैं उसको यूँ रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये मेरे पास वेक्टर ए है। ए नहीं, मैंने उनको ई कहा है, तो ये मेरे पास वेक्टर ई है और इसके साथ मैं ऐड करता हूँ वेक्टर एफ़ को इस डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास वेक्टर एफ़ है। तो आपको कॉलेज की फ़िज़िक्स से पता है कि इनको ऐड करने का मेथड ये जो है ये है टू-टेल रूल कहलाता है। और जो इनका सम आता है यानी ई प्लस ऑफ एफ़ आता है वो ऐसा वेक्टर होता है जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाता है। तो ये मेरे पास इनका रिज़ल्टेंट आ गया है जो ई प्लस एफ़ के इक्वल है, सही है। लेकिन यहाँ पे ये तो मेरे पास इक्वल आ गया ई प्लस ए। यहाँ पे एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो है कि अगर मुझे एफ़ प्लस ई चाहिए हो तो फिर मैं क्या करूँगा। तो अगर मुझे एफ़ प्लस ई चाहिए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वेक्टर एफ़ के अंदर वेक्टर ई को ऐड करता हूँ। तो वेक्टर एफ़ के अंदर वेक्टर ई को ऐड करने के लिए मुझे वेक्टर एफ़ को पहला वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास वेक्टर एफ़ है जो मैंने लिया हुआ है और इसके अंदर जब मैं वेक्टर ई को ऐड करूँगा तो अब ये मेरे पास वेक्टर ई बनेगा और इनका जो रिज़ल्टेंट आएगा ई प्लस एफ़ वो अब वेक्टर एफ़ की टेल से वेक्टर ई के हेड तक जाएगा। तो ये इनका रिज़ल्टेंट आता है और ये है मेरे पास रिज़ल्टेंट ई प्लस एफ़, सॉरी ये एफ़ प्लस ई है, ई प्लस एफ़ नहीं है, तो लेट मी एक्चुअली करेक्ट इट। तो ये है मेरे पास एफ़ प्लस ई। और अब अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को, ये वाली जो डायग्राम है ये वाली और ये वाली डायग्राम, इन दोनों को सुपर इम्पोज करें यानी एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि हमारे पास जो वेक्टर ई प्लस एफ़ है वो वेक्टर एफ़ प्लस ई के इक्वल आता है। तो हम यूँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास था वेक्टर ई और इस वेक्टर में मैंने ऐड किया था वेक्टर एफ़ जो था मेरे पास येलो वेक्टर और ये था वेक्टर एफ़ और इनका जो रिज़ल्टेंट आया था उसको मैंने पिंक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था और वो ये वाला बना था।
और ये वो सिंपली वो चीज़ें हैं जो आपने पहले कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको रिवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे काम आने वाली हैं। अब अगर मैं इसी डायग्राम के ऊपर वेक्टर ई को पहला वेक्टर रिप्रेजेंट करूँ तो ये मेरे पास बनेगा वेक्टर ई। लेट मी रीड्रॉ इट। तो ये है वेक्टर ई, और अब इसके साथ मैं वेक्टर ए को ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये था, मेरे पास वेक्टर एफ़। तो इसके साथ अब मैं वेक्टर, लेट मी कॉल इट वेक्टर एफ़, और इसके ऊपर मैंने ऐड करना है वेक्टर ई को। तो ये मेरे पास है वेक्टर ई, और आप इधर से फ़ौरन देख सकते हैं कि इनका रिज़ल्टेंट वही है जो पहले मैंने लिखा हुआ है, यानी ई प्लस एफ़। लेकिन इस केस में उसको हम क्या कहेंगे, एफ़ प्लस ई। तो इधर से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो ये है कि यहाँ से हम ये देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली कि जो ई प्लस एफ़ है वो किसके इक्वल आया है, एफ़ प्लस ई के। और ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है कम्यूटेशन। और हम कहते हैं कि ये हमें ये बताती है कि जो वेक्टर्स हैं ए और बी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखना चाहते हैं वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और आपको याद होगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक ये कि हम किसी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा ये कि हम किसी वेक्टर को स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। जो स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन होती है वो सिंपली उस वेक्टर की, जिसको हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, फ़र्ज़ करें कि ये वेक्टर है वेक्टर ए, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो मेरे पास 2a बनेगा वो सिंपली इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर देगा। सो लेट्स से दिस इज़ 2 टाइम। तो ये मेरे पास जो नया वेक्टर आएगा वो 2 टाइम a बन जाएगा। यहाँ पे अगेन जो एक चीज़ नोट करने की है वो ये है कि डायरेक्शन जो है वो इस वेक्टर ए की और इस वेक्टर 2a की वो सेम है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो 2a की a के मुकाबले में 2 टाइम्स हो गई है। सो दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर नंबर। और दूसरी हमारे पास होती थी मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी, जिसको हम इन जनरल जो है वो यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास k जो है वो कोई स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी है और इसको हम किसी वेक्टर b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्टेंट आएगा वो एक नई वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी होगी जो kb होगी। और यहाँ से हम इस k को इन जनरलाइज़ कर सकते हैं कि k अगर स्केलर है तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और अगर k जो है ये कोई स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी है तो हमारे पास एक नई वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी आ जाएगी। और उसकी अगर आप एग्ज़ाम्पल एक लेना चाहें तो उसकी एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और इसको मैं मैस से, जो कि एक स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक नई वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी आती है जिसको हम फोर्स कहते हैं, जो कि सिंपली न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि हमने एक स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एक नई वेक्टर क्वांटिटी आ गई। और ये चीज़ भी हम कॉलेज में पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं एक फ़ाइनल प्रॉपर्टी के ऊपर। हमने ऊपर एडिशन पढ़ी है वेक्टर्स की, यहाँ पे ये वाली। अब हम इसी एडिशन के रिलेटेड एक मिलती जुलती प्रॉपर्टी है जिसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करके फिर आगे चलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें एक नई टाइप का वेक्टर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है पहले, और उस वेक्टर को आपको याद होगा आप नेगेटिव वेक्टर कहते होते थे। और नेगेटिव वेक्टर जो है वो सिंपली हमारे पास किसी भी वेक्टर का नेगेटिव होता है। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, बल्कि मैं नाम ए नहीं यूज़ करता, ए को मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ। लेट मी गिव इट अ डिफरेंट नेम एंड लेट्स कॉल दिस वेक्टर वेक्टर डी। तो इस वेक्टर का अगर आपने नेगेटिव वेक्टर लेना है तो आप सिंपली इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे।
इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो आप रिवर्स कर देंगे तो ये हमारे पास इस वेक्टर डी का नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा जो सिंपली -d होगा। और ये वेक्टर्स की बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर्स होते हैं चूँकि इनके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो इनका नेगेटिव वेक्टर होता है या नेगेटिव साइन आता है किसी वेक्टर के साथ, वो सिंपली उसकी डायरेक्शन को बता रहा होता है कि जो वेक्टर है अगर वो किसी एक डायरेक्शन में आपने उसको पॉजिटिव माना हुआ है और तो उसका जो नेगेटिव होगा वो सिंपली ये बताएगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आपके पहले वेक्टर के अपोजिट है। तो हम नेगेटिव वेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं और फिर फाइनली जब हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो अब फ़र्ज़ करें कि हम चाहते हैं a माइनस b, कोई दो वेक्टर हैं a और b और हम उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जो एडिशन की प्रॉपर्टी है उसी को यूज़ कर सकते हैं और इस अलजेब्रा को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो हैं, जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल हैं इस इक्वेशन के अंदर। जो लेफ़्ट साइड है वो ये बता रही है कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो हमें ये बता रही है कि हम वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, विच मीन्स कि जो सब्ट्रैक्शन है दो वेक्टर्स की वो सिर्फ एडिशन है, लेकिन इस केस में हम जो वेक्टर ऐड कर रहे होते हैं वो नेगेटिव वेक्टर होता है। तो हम फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, जैसे मैंने उनको नाम दिया है ऊपर, तो फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए में अगर मैं वेक्टर बी को ऐड करता हूँ तो लेट्स टेक दिस वेक्टर एज वेक्टर बी, तो ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो जो a प्लस बी आएगा मेरे पास वो क्या होगा, वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड तक, जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये है मेरे पास a प्लस बी, सही है। अगर मैंने a माइनस बी लेना है तो मुझे क्या करना होगा, वेक्टर b को माइनस वेक्टर b बनाना होगा, और उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसी मैग्नीट्यूड की एक लाइन खींचता हूँ, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, तो ये मेरे पास माइनस वेक्टर b आएगा। और अब अगर मुझे a माइनस बी लेना है तो जो मेरा रिज़ल्टेंट है वो वेक्टर a की टेल से वेक्टर माइनस b के हेड तक जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस केस में मेरे पास ये वेक्टर a माइनस बी होगा। और यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो a प्लस बी है वो a माइनस बी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी। तो फिर आप सवाल करेंगे कि ये जो हमने ऊपर लिखा है ये हमें क्या बताता है। तो ये जो इक्वालिटी मैंने लिखी थी ये हमें यही बताती है कि ये जो a माइनस बी है लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी a माइनस बी ही है। सिर्फ मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है उसको हम सिंपली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के तौर पे देख सकते हैं, सच दैट कि अब हम जो वेक्टर ऐड कर रहे हैं पहले वेक्टर में वो नेगेटिव वेक्टर है। सो दिस इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और अब हम जाते हैं वेक्टर्स इन R2। यहाँ पे पहला सवाल तो ये है कि ये जो मैंने R2 लिखा है ये वाला, इसका यहाँ पे क्या मतलब है। तो ये R2 जो है ये सिंपली हमें ये बता रही है कि हम टू डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं जो कि XY प्लेन होती है ऑफ रियल नंबर्स। तो टू डायमेंशनल प्लेन ऑफ रियल नंबर्स। और ये जो आइडिया था 2D प्लेन का ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसको कहते हैं रेने डेकार्ट, और ये साइंटिस्ट भी था और फिलासफर भी था। और आप 2D प्लेन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। XY प्लेन जो होती है उसको आप ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास Y एक्सिस है, और ये दोनों मिल के हमारे पास 2D प्लेन बनाते हैं, X एक्सिस Y एक्सिस। और जो सवाल हम खुद से करते हैं वो ये करते हैं कि अगर इस प्लेन के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है
तो इस पॉइंट से जहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और जिसको हम ओरिजिन कहते हैं इस एक्स वाई प्लेन का, इस पॉइंट से स्टार्ट करके पॉइंट पी तक हम कैसे पहुँचते हैं। और इसका जो आसान जवाब है वो ये है कि हम कुछ फासला एक्स एक्सिस की तरफ कवर करते हैं और कुछ फासला वाई एक्सिस की तरफ कवर करते हैं। तो अगर हम टोटल फासला ए यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ कवर करते हैं और बी यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ कवर करते हैं, तो हम पहले ओ से एक्स की तरफ जाएंगे ए यूनिट्स, और फिर उस पॉइंट से हम वाई की तरफ जाएंगे यानी वाई एक्सिस की तरफ बी यूनिट, और हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और यूँ हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये ए बी हैं, और इसको हम कहते हैं कि टू डायमेंशनल प्लेन में यानी एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हमें एक ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत होती है, रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत होती है। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस केस में हमारे पास ए और बी हैं जो डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। यानी हम पॉइंट ओ से ए यूनिट डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ जाएं और फिर बी यूनिट डिस्टेंस वाई एक्सिस की तरफ जाएं तो हम पॉइंट पी पे पहुंच जाएंगे। और ये जो ए और बी हैं ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इनको समटाइम्स यूँ भी रिप्रेजेंट किया जाता है ए और बी। और आप देख रहे होंगे कि ये जो नोटेशन है ये नोटेशन तो सिंपली मैट्रिसेस की है, यानी एक कॉलम मैट्रिक्स की नोटेशन है। तो इट्स जस्ट नोटेशन और हम इसको यूँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और तरीका भी है इस पॉइंट तक पहुंचने का, और वो तरीका जो है वो वेक्टर्स का है। और हम जानते हैं कि हम वेक्टर्स को यूज़ करके भी पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक पहुंच सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए जो पॉइंट ओ से स्टार्ट होता है और हमें पॉइंट पी तक ले जाता है, तो ये वो वेक्टर ए है। सही है। अब आपको याद होगा कॉलेज की फ़िज़िक्स से कि जब हम एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई वेक्टर लिखते हैं तो उसकी जो एनालिटिकल फॉर्म होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह आती है कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो इसकी कुछ कंपोनेंट्स होंगे और साथ में कुछ यूनिट वेक्टर्स होंगे। यानी इसमें यूँ होगा कि ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये वो फॉर्म है जो आप कॉलेज की फ़िज़िक्स में पढ़ के आए हैं और वेक्टर्स को इस तरह लिखते आए हैं। इसका सिंपली मतलब ये होता था कि हम यहाँ पे सबसे पहले कोई डिफ़ाइन करते थे यूनिट वेक्टर्स के आई यूनिट वेक्टर्स जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जो जे यूनिट वेक्टर है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। और अब हम कहते थे कि अगर हमने पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जाना है तो जो हमारा वेक्टर ए है उसको हम ए एक्स, ये वाली जो मैग्नीट्यूड है, इतना एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कराते हैं और फिर ए वाई जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो हम इस पॉइंट पी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो ए एक्स है वो सिंपली ए के बराबर है और जो ए वाई है वो बी के बराबर है। तो इस केस में हमारा जो वेक्टर बन जाता है वो ये बन जाता है कि ए टाइम्स आई प्लस बी टाइम्स जे। तो ये वो वेक्टर्स की बातें हैं जो हम फिज़िक्स से जानते होते हैं। यहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा में एक नई नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो नोटेशन ये है कि ये जो हमारे पास वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और वो मैट्रिक्स की फॉर्म हमारे पास यूँ बनती है कि हम इसको एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह के, इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो ए और बी बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये जो आई और जे यूनिट वेक्टर्स थे वो किधर चले गए। तो यहाँ पे जो आई और जे यूनिट वेक्टर हैं वो इम्प्लिसिट हैं यहाँ पे, कि जो पहली रो है वो आई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, जो दूसरी रो है वो जे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। और चूँकि इस वेक्टर ए को जब हमने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है तो हमारे पास इसकी दो रोज़ आई हैं, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। और मैंने आपको कहा है कि जो पहली रो है वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है जो आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है यानी ए को,
और जो दूसरी रो है वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है जो जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है यानी बी को। तो इसका मतलब है कि ये पहली रो जो है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हमने आई यूनिट वेक्टर को अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिफ़ाइन किया था। जो दूसरी रो है ये हमारे पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जे यूनिट वेक्टर को हमने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को जब इस मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा जाता है तो उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं इस मैट्रिक्स की, तो हम ये कहते हैं कि हमारा ये जो वेक्टर है ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। और एग्जैक्टली हम यही तो चीज़ पढ़ रहे हैं कि हम वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं इन R2 यानी एक्स वाई प्लेन में, यानी एक ऐसी प्लेन जिसकी सिर्फ 2 डायमेंशंस है, यानी आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं, किसी और एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ न्यू नोटेशन जो हमने अभी देखी है कि वेक्टर्स जो हैं वो असल में कॉलम मैट्रिसेस ही होते हैं, और जो रोज़ होती हैं उस कॉलम मैट्रिक्स की जिससे हम किसी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं वो उसकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। जो पहली रो है वो एक्स एक्सिस को, दूसरी रो वाई एक्सिस को, और इसी तरह जो आगे वाली रो होंगी तीसरी चौथी पांचवी वो जी, और इसी तरह बाकी हायर डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अब हम किसी भी वेक्टर को इस 2 डायमेंशनल प्लेन में एक कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास अब कुछ वेक्टर हैं और हम उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं इसी डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और इसके अंदर अब मैं कुछ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। फ़र्ज़ करो जो मैं पहला वेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ वो ये वाला है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वेक्टर ए के, यानी इसका जो डिस्टेंस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस वो इस तरह है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस जो है वो 2.5 है, अलॉन्ग वाई एक्सिस 2 है। तो ये जो वेक्टर ए है इसको हम अब मैट्रिक्स की नोटेशन में लिख सकते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2.5 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2, तो ये हमारे पास वेक्टर ए है। इसी तरह मैं कोई और वेक्टर ले सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं वेक्टर बी लेता हूँ और वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और इस वेक्टर बी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये वेक्टर बी है, और इस वेक्टर बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 हैं और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 है। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स -1 बनेंगे, और जो बी है जो इसके कोऑर्डिनेट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं ये वाला ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये +3 बनेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे इस वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, या वेक्टर बी को जब हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा x-1 है और y जो है वो +3 है, तो ये हमारे पास वेक्टर बी बनेगा। एक फ़ाइनल एग्जांपल क्विकली मैं यहाँ पे लेता हूँ, और ये वो हम लेते हैं कोई वेक्टर सी, और फ़र्ज़ करें कि वो इस डायरेक्शन में है। तो इसके जब हम कंपोनेंट्स लेना चाहेंगे तो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह आते हैं कि ये इसकी x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है, और अगर हम इसकी x कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो लेते हैं -0.7, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये बन जाएगा -0.7, और जो y है वो बनता है तकरीबन -1.2, लेट्स से कि यही है। तो यहाँ से हमारे पास इस वेक्टर c की जो वेक्टोरियल नोटेशन आएगी वो बनेगी, वेक्टोरियल नोटेशन या मैट्रिक्स नोटेशन आएगी वो बनेगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इट्स -0.7 और अलॉन्ग वाई एक्सिस -1.2। तो इस तरह हम इस 2D प्लेन में किसी भी वेक्टर को एक कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये शायद आपके लिए एक नई चीज़ हो कि हम एक्चुअली वेक्टर्स को मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा जाता है तो कॉलम जो
नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो उस वेक्टर की डायमेंशन को बताती हैं। वेक्टर की डायमेंशन को बताने का मतलब ये है कि हमें ये बताती हैं कि ये वेक्टर जो है वो ये कितनी डायमेंशनल स्पेस में ड्रॉ किया गया है। क्या ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, या उससे भी कोई हायर डायमेंशनल स्पेस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे सारे वेक्टर्स की 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो ए, बी और सी वेक्टर हैं ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद हैं। और यहाँ पे एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ का रिव्यू देना चाहता हूँ आपको। और आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में आप सेट्स को डिफ़ाइन करते होते थे, और हमारे पास एक सेट होता था, सेट ऑफ रियल नंबर, जिसके जो एलिमेंट्स होते थे वो इस तरह होते थे कि हमारे पास वो सारे नंबर जो रियल होते थे वो इस सेट के अंदर मौजूद होते थे। ठीक है, इसको हम कहते थे सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह हम जो वेक्टर्स हैं उनके भी सेट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उनके सेट्स हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेक्टर्स के केस में हम एक सेट डिफ़ाइन कर सकते हैं R2, जैसा कि बिल्कुल मैंने ऊपर इसको नाम भी दिया है ये वाला, कि हमारे पास ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये R2 जो है, ये वाला R2, ये भी हमारे पास एक 2 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके एलिमेंट्स जो हैं, अगर आप इसको देखें जो सेट ऑफ रियल नंबर था, तो ये सारे जो हैं ये इसके एलिमेंट्स कहलाते थे, और ये इसके एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे रियल नंबर्स थे, और इसी वजह से हम क्या कहते होते थे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं एक 2 डायमेंशनल स्पेस डिफ़ाइन करूं जिसके एलिमेंट्स जो हों वो सारे के सारे 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हों, यानी मेरे पास जो वेक्टर पहला था यहाँ पे वो क्या था, 2.5 और 2, तो इसका जो पहला एलिमेंट है उसके अरकान हो 2.5 और 2। जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास बी था, वो था -1 और 3, और जो तीसरा एलिमेंट था उसके अरकान थे -0.7 एंड -1.2, और इसी तरह इसके और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। और चूँकि ये हमारे पास वेक्टर्स थे, ये वाले, ये पहला वेक्टर था, दूसरा वेक्टर था, तीसरा वेक्टर था, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 डायमेंशनल स्पेस है ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर्स हैं, और इस लिहाज से इसको 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो ये हमारे पास एक बन गई है 2D वेक्टर स्पेस, जिसके अब 2D वेक्टर स्पेस से हमको साफ पता चल रहा है कि ये एक 2D स्पेस है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं, और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स वेक्टर्स हैं, तो इसका ये भी मतलब है कि वो जो वेक्टर्स हैं अगर उनको हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखें तो उसकी सिर्फ 2 रोज़ होंगी, या फिर वो जो वेक्टर्स हैं उसके सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो हमारे पास एक 2D वेक्टर स्पेस एक ऐसी वेक्टर स्पेस होती है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, और वो सारे के सारे 2 डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक 2D वेक्टर स्पेस कैलकुलेट कर ली है। इट्स जस्ट अ नेम, न्यू नेम फॉर यू, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपने पहले पढ़ी हुई है कॉलेज में ही। आप 2D XY प्लेन पढ़ते हैं और आप उसके अंदर वेक्टर्स को भी ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल जैसे ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जो चीज़ है ये सिर्फ इसका एक फैंसी सा नाम है। ठीक है, कि अब हमने इसको सिवाय XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बजाय हमने क्या कह दिया है इसको, कि ये एक 2D स्पेस है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो, जिसके अरकान जो हैं, ये जिसके मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम इसको 2D वेक्टर स्पेस कह देते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 है इस R के अंदर, ये उसकी डायमेंशनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हर वेक्टर के सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं। और ये जो R रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है कि वो जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं जो भी हमारे पास इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो इस 2D स्पेस में रहते हैं। तो असल में जब भी आप किसी वेक्टर को किसी XY प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं और उस XY प्लेन में जितने भी वेक्टर्स आपके पास मौजूद होते हैं उन सारे वेक्टर्स को आप मिला के एक सेट बना सकते हैं, और वो सेट जो है वो हमारे पास कहलाता है कि ये एक
टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ये बहुत लूज सी डेफिनेशन है क्योंकि किसी भी वेक्टर स्पेस को कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मेरे पास एक टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, लेकिन इसको मुकम्मल स्पेस बनने के लिए यानी इसको ये नाम देने के लिए ये जो इसके एलिमेंट्स हैं यानी जो वेक्टर्स हैं ABCDEF, इनको कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना होता है और उन प्रॉपर्टीज़ को हम इस कोर्स में आगे चल के पढ़ेंगे। बट दिस इज़ द वेरी बेसिक फंडामेंटल आइडिया कि एक वेक्टर स्पेस जो है वो किस तरह की होती है। और यही वेक्टर स्पेसेस हैं, जैसे एक हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस है जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, उसको भी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। बट ये जो एक ऐसी XY कोऑर्डिनेट सिस्टम जो किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे वेक्टर हों, आप उसको वेक्टर स्पेस कहते हैं, प्रोवाइडेड कि वो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करते हों, और वो प्रॉपर्टीज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन लूजली यही आइडिया है किसी भी वेक्टर स्पेस का। अब मैं इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहता हूँ सिर्फ इस 2D वेक्टर स्पेस के अंदर या टू डायमेंशनल सिस्टम के अंदर, वेक्टोरियल सिस्टम के अंदर वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यानी अब मैं करना चाहता हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, मैं बिल्कुल उसी तरह ड्रा करूँगा XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये मेरे पास X एक्सेस है, ये Y एक्सेस है, और अब मैं बिल्कुल मैट्रिक्स नोटेशन यूज़ करूँगा। तो ये X है, ये Y है, और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को मैं नाम देता हूँ वेक्टर G का, और बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर G है, और इस वेक्टर G के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स हैं X एक्सिस के अलॉन्ग 3 और Y एक्सिस के अलॉन्ग 1। और मेरे पास एक और वेक्टर है इस 2D प्लेन में, और वो वेक्टर स्मॉल f है, और उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं 2 2, यानी उसकी X एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड भी 2 है और Y एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड भी 2 है। तो ये मैंने, और मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ G+F, मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर आप एनालिटिकल देखें तो हम सिंपली इनको यूँ ऐड कर सकते हैं कि 3 1 जो कि वेक्टर G है, प्लस 2 2 जो कि वेक्टर F है। और हमारे पास G+F का, आप वेक्टर्स को कैसे ऐड करते होते थे? जब वेक्टर को ऐड करते थे तो आप X कंपोनेंट को X कंपोनेंट में ऐड करते थे, Y कंपोनेंट को Y कंपोनेंट में। यहाँ पे भी आप यही करेंगे। ये X कंपोनेंट है, ये F का X कंपोनेंट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 + 2 5, और फिर Y कंपोनेंट्स आप ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 1 + 2 3, तो ये बन जाएगा 5 और 3। तो ये हमारे पास G+F जो है ये एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसकी मैग्नीट्यूड अलॉन्ग X एक्सिस 5 यूनिट्स है और मैग्नीट्यूड अलॉन्ग Y एक्सिस 3 यूनिट है। इसको अगर आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये G मैंने ड्रा किया हुआ है, और ये G इक्वल है 3 1 के। अब मैंने F ड्रा करना है, तो F जो है वो मैं यूँ ड्रा कर सकता हूँ इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कि ये 2 और 2 है। तो ये है मेरे पास F, और इसकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 2 और 2 हैं। तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा ऑफ कोर्स वो इस 2D प्लेन में हमारे पास ये वाला बनेगा, और ये हमारे पास आएगा G+F, और ये इक्वल है, और हमने इसको कैलकुलेट किया है ये किसके इक्वल है 5 और 3 के। तो आप बिल्कुल वही वेक्टर्स के ऑपरेशंस जो मैंने आपको ऊपर जहाँ से स्टार्ट किया था, ये वाले सारे ऑपरेशंस जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, यही ऑपरेशंस आप 2D प्लेन में भी लगा सकते हैं। तो अब हमने 2 डायमेंशनल प्लेन पढ़ लिया है, और हमने एक नई नोटेशन जो मैट्रिक्स नोटेशन है, यानी कॉलम मैट्रिक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वेक्टर को, वो भी हमने देख लिया है। और हमने एक बेसिक आइडिया भी ले लिया है कि वेक्टर स्पेसेस क्या होती हैं। एक सिंपली ऐसी स्पेस जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो वेक्टर होंगे बजाय रियल नंबर्स के, तो वो एक वेक्टर स्पेस कहलाएगी, प्रोवाइडेड कि वो कुछ प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करते हों, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हमें अब बेसिक आइडिया पता चल गया कि वेक्टर्स को हम एक नई नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही वो नोटेशंस है जो आप क्वांटम मैकेनिक्स और बाकी सारी फिज़िक्स के अंदर यूज़ करते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं एक्सपेंड करूँगा 3 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर, और फिर n डायमेंशनल स्पेस के ऊपर, और फिर इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस के ऊपर, जिसको आप हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। और फिर आपको पता चलेगा कि ये तो वही चीज़ें हैं आसान सी जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में इतने एब्स्ट्रैक्ट वे में पढ़ते होते हैं। बट आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।